गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेटा इंजेक्शन क्या क्या होता है और हमें उससे क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास का एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। डेटा इंजेक्शन क्या होता है? डेटा इंजेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और उसको एक सेंट्रल स्टोरेज में उसको सबको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर उस डेटा को हमें क्लीन करना होता है, वैलिडेट करना होता है, स्टोर मैनेज सब कुछ उसी टाइम पे करते हैं। एंड फिर उसके बाद फाइनली हम उसको किसी और सोर्स में लोड करते हैं। ठीक है, एंड फिर डेटा डेटा इंजेक्शन का हमने पाइपलाइन पढ़ा था कि आखिर कौन कौन से टाइप के उसमें सोर्सेज होते हैं, डेटा इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उसका वर्कफ्लो कैसे काम करता है, उस सबका आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, डेटा इंजेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहला होता है बैच डेटा इंजेक्शन एंड सेकंड इज रियल टाइम डेटा इंजेक्शन। बैच डेटा क्या होता है? वो किसी स्केड्यूल टाइम के हिसाब से वो अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। एंड रियल टाइम क्या होता है कि डेटा जैसे ही जनरेट हुआ है वो तुरंत उस सेंट्रल स्टोरेज में एंटर हो जाता है। और लास्ट पढ़ा था हमने ईटीएल और ईएलटी के बारे में। ईटीएल और ईएलटी में मेन डिफरेंस यही है कि ईटीएल में जो डेटा होता है उसकी क्लेंजिंग पहले होती है एंड जो ईएलटी होता है उसमें पहले डेटा को हम किसी पार्टिकुलर सोर्स में लोड करते हैं, उसके बाद उसकी क्लींजिंग होती है। ठीक है, फिर कल हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली डेटाबेस? कल मैंने बताया था कि डेटा इंजेक्शन में जब हम किसी डेटा को, बहुत सारे सोर्सेज को किसी सेंट्रल स्टोरेज में रखते हैं, तो उसके बाद उसकी क्लेंजिंग करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक सोर्स में उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत लंबी, बहुत ही ज्यादा बड़ी साइज में फाइल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, तो उन सबको हम जरूरी नहीं है ना कि एक्सेल और सीएसवी में रख पाएंगे, क्योंकि एक्सेल और सीएसवी भी किसी एक लिमिटेड लिमिटेड साइज के हिसाब से डेटा को रख सकता है। ठीक है, तो पिछले दो क्लासेस में हमने जाना था कि डेटा इंजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में जाना था, उसका वर्कफ्लो जाना था, एपीआईज, उसके सोर्सेज जाने थे, सीएसवी फाइल्स के बारे में जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए आपके घर में कोई कबर्ड है। ठीक है, अब उस कबर्ड में अलग अलग फाइल्स रखी हुई हैं। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, बैंक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ मिक्स हो जाए तो जरूरत के टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यही अगर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम अलग अलग करके, आधार कार्ड को इस सेक्शन में, पैन कार्ड को एक सेक्शन में, जो भी हमारा स्कूल का है उसको इस सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ढूंढने में आसानी होगी। सेम डेटाबेस का भी यही काम है। डेटाबेस भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। डेटाबेस बस एक डिजिटल कबोर्ड हो गया जहां पे हम डेटा को सिस्टमैटिकली स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, इसका मेन डिफिनेशन यह है कि डेटा इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा that is stored electronically and can be easily accessed, managed, updated and retrieved whenever required। इसका मतलब हो गया कि डेटा में ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं और उसको आसानी से हम एक्सेस भी कर सकते हैं। उसमें हम जो चाहे चेंजेस भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उससे डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेटा बेस एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां पे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि डेटा इंजेक्शन, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपका चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, डेटा इंजेक्शन इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्यों जरूरी है? क्योंकि डेटा इंजेक्शन जब हम करते हैं तो डेटा इंजेक्शन करने के बाद आखिर हम, डेटा इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को बहुत सारे सोर्सेज से लिए। ठीक है, उसको एक सेंट्रल स्टोरेज में हमने रखा, उसकी क्लींजिंग करी एंड फिर उसको किसी स्पेसिफिक सोर्स के हिसाब से उसको किसी स्पेसिफिक सोर्स में डेटा को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट कई बार एक्सेल होता है, सीएसवी होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटाबेस होता है। तो डेटा एक्सेल सीएसवी तो आजकल सबको पता है नॉर्मल है, क्या होता है, कहाँ कैसे डेटाबेस, सॉरी एक्सेल्स में कैसे उसको स्टोर करते हैं, लेकिन डेटाबेस किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आसानी से कि डेटाबेस होता क्या है, इजी वर्ड्स में समझेंगे। ठीक है, अब सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी एग्जैक्टली नीड डेटाबेस? आखिर डेटाबेस का काम क्या है? बाकी तो हम लोग नॉर्मल बहुत सारी एपीआईज हैं, मैंने बताया था, एक्सेल बताया था, सीएसवी बताया था। तो डेटाबेस का आखिर मेन काम क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये जो है डेटाबेस जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी फाइल जिसमें लाखों करोड़ों बहुत सारे हमारे पास डिटेल्स आ रहे होते हैं, सोर्सेज आ रहे होते हैं, तो वो हम एक्सेल और सीएसवी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप कितना भी बड़ा साइज का आपके पास सोर्सेज और डेटा हो, आप उसको आप आसानी से डेटाबेस में लोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन
अगर मैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, डेली उसमें कितनी सारी न्यू न्यू आईडीज बनती हैं। उतनी आईडीज को एक्सेल में स्टोर करना पॉसिबल है, तो इसीलिए हम डेटाबेस का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इसका फास्ट सर्चिंग। ठीक है, अब सपोज कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स है। अब प्रिंसिपल उनको बोलते हैं कि मुझे रोल नंबर 225 की डिटेल्स चाहिए। तो अब अगर रजिस्टर होगा उनके पास, तो उनको ढूंढने में तो टाइम तो लगेगा ही कि हाँ 225 रोल नंबर का कौन सा बच्चा है, मुझे इसकी डिटेल्स लाके दो। लेकिन डेटा नंबर क्या करेगा, डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस सिर्फ जाके रोल नंबर डालेगा 225 एंड मुझे उसकी सारी डिटेल्स नहीं मिल जाएंगी। तो जो रजिस्टर वाली चीज थी वो एक्सेल है, ठीक है, एंड जो ये रोल नंबर वाली चीज थी उसको डेटाबेस समझो। तो दैट्स वाई डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फास्ट सर्चिंग भी हो जाती है इससे। ठीक है, एंड लार्ज जो साइज के जो भी हमारे पास डेटाज होते हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज डेटा सिक्योरिटी। हर एम्प्लॉय को सारा डेटा देखने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सेल दे दूं, ठीक है, फिर आप वही एक्सेल किसी और को दे दो, तो वो भी तो उन डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो किसी और को दे दे, वो भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। डेटाबेस सभी को अपना वो डेटा देने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। डेटाबेस में रोल्स और परमिशंस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल, स्टूडेंट सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकता है, ठीक है, टीचर अपनी क्लास का डेटा देख सकता है, प्रिंसिपल सब कुछ देख सकते हैं। तो दैट्स हाउ डेटाबेस वर्क्स, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात ना इसका डेटा सिक्योरिटी है। आपका डेटा कहीं नहीं जा सकता है डेटाबेस से। लेकिन अगर मैं एक्सेस सबको दे दूं, ठीक है, भले ही वो उसमें कुछ एडिट ना कर पाए या कुछ भी ना कर पाए, मैं सिर्फ उसको उनको एज अ व्यूअर दे दूं, तो भाई हमारा डेटा तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास लीक तो हो गया ना। लेकिन अगर मैं डेटाबेस का यूज करूं तो डेटाबेस में ना स्पेसिफिक रोल्स और परमिशंस होते हैं। अगर मैं चाहूं कि तुम देख सकते हो, तुम तभी देख पाओगे, अगर मैं ना चाहूं तो तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इसका नेक्स्ट एडवांटेज है बैकअप एंड रिकवरी। अगर मान लो कंप्यूटर हमारा क्रैश हो जाए, ठीक है, तो डेटाबेस, अगर हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा तो जो उसमें एक्सेल का जो भी डेटा है वो ऑब्वियसली बात है कि वो सारा बूम सब उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जो हमारा डेटाबेस है, अगर मान लो हमारा कंप्यूटर क्रैश कर जाए तो हम उसको इजीली डेटाबेस में बैकअप से वापस तो रिस्टोर कर सकते हैं, और वो भी हमारे बिना डेटा को हार्म किए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मल्टी यूजर एक्सेस। एक ही डेटाबेस में एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं अगर मैं उनको परमिशन दूं, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उनको परमिशन दूं तो, ठीक है। एग्जांपल, बैंक में एक कस्टमर है जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, अब दूसरा पैसा विड्रॉ कर रहा है, मतलब एक पैसा निकाल रहा है, एक पैसा डाल रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो इंसान है वो अपना बैलेंस चेक करने आया है, तो सब एक ही डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस वही काम है डेटाबेस का कि एक डेटाबेस में अलग अलग तरीके के लोग एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मेरा काम है उस डेटाबेस में कि जितने भी नल वैल्यूज हैं उनमें मेरे को वैल्यूज डालनी है, ठीक है। एंड फिर कोई और बंदा है, उसके पास एक्सेस है, उसका काम है कि उसको जो गिवन डेटा है उनमें से किसी किसी के डेटा को अपडेट करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो मैं और वो एक ही डेटाबेस पे एक ही साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज एक्सेल में नहीं हो पाएगी। अगर मैं एक बार एक्सेल को फाइल खोल लूं और मैं बोलूं कि एक ही साथ दो लोग काम कर लो, इस पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक्सेल का अलग खोलूं, वो बंदा एक्सेल का अलग खोले, तो हम लोग अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे पास जो एक्सेल का लिंक होगा उसके पास जो एक्सेल का लिंक होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करूं तो वहां पे उसको आने में टाइम हो जाएगा, उसका क्रैश हो जाएगा उसका सिस्टम, उसका फाइल। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, आप एक ही सिस्टम पे 3-4 लोग आराम से काम कर सकते हो, 3-4 लोग से ज्यादा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, आपके पास परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। आखिर डेटाबेस में क्या क्या होता है? जैसे हमारा टेबल होता है ना, टेबल पता है तुम लोगों को सबको, कि जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा डेटाबेस होता है। लेकिन डेटाबेस और टेबल्स में जो होता है, हमारा एक्सेल में टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेल और डेटाबेस में मेन डिफरेंस क्या है? एक्सेल में तो टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं छोटे छोटे। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस में भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि हमें उसमें कोडिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। हमें वहां पे उसको बताना होता है कि हाँ, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, देन यू हैव दीज टाइप ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर मान लो कोई एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है मेरे को, ठीक है, मैंने कोई कंपनी खोली और मैंने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया, मुझे उसमें 10 एम्प्लॉयज को ऐड करना है, शॉर्ट एग्जाम्पल लेके चलता है। तो उस एम्प्लॉय की क्या क्या हो सकती है? एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय एड्रेस हो सकता है,
और क्या क्या हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है, उसकी ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, ठीक है। तो मान लो ये 5 कॉलम्स मैंने लिए, ठीक है। अब उन 5 कॉलम्स को उस टेबल के अंदर लिखना होता है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू इंसर्ट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कॉलम। मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में लिखा है एम्प्लॉय आईडी, तो मेरे को जो कॉलम हम बनाएंगे, जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में उसकी आईडी ही देनी पड़ेगी। हम स्टार्टिंग में सैलरीज बिल्कुल नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, वरना वो हमारा डेटाबेस एरर दे देगा, वो टेबल कभी देगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है उसमें हमारा रो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड जो होता है हमारा, एक कंप्लीट एंट्री को शो करता है। कंप्लीट एंट्री का मतलब हो गया, मैंने जैसे 5 बताया था, ठीक है, 5 कॉलम्स बताते हैं ना, आईडी, सैलरी, उसका नाम, उसकी ज्वाइनिंग डेट एंड उसका फोन नंबर। तो अगर मैं किसी एक इंसान का, मान लो, ठीक है, एम्प्लॉय नेम भी ऐड कर लेता है, मान लो कोई राहुल कुमार नाम का बंदा है, ठीक है, मैंने उसका नाम दिया, फिर उसकी आईडी दी, फिर उसका नंबर दिया, फिर उसकी सैलरी दी, फिर उसकी ज्वाइनिंग डेट दी। तो ये चीजें जब हम एक साथ करते हैं, उसको जब एक रो में हम लिखते हैं, एक रिकॉर्ड बन गया वो, ठीक है। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं, फिर वो दूसरा रिकॉर्ड बन गया, जब तक हम उसकी पूरी वैल्यूज नहीं डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हम न्यू रोज बनाते जाते हैं, वही हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज फील्ड, जो अभी मैंने बताया, पहले डेटाबेस बनाना होता है, डेटाबेस का आप टेबल बनाते हो, टेबल का नाम देते हो, ठीक है। उसके अंदर पहले हमें कॉलम्स लिखना होता है, तो वही कॉलम जो है वो हमारा फील्ड होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज सेल, जैसे जहां पे रो और कॉलम एक साथ मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं। सेल तो इजी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो ऐसे समझते हैं, जैसे हमने एम्प्लॉय लिया, ठीक है, तो एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय नेम में कोई एक कॉलम इज कॉल्ड सेल। नेम क्या है हमारा, हम एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं और साथ में उसमें जो हमने वैल्यू डाली है वो, तो एम्प्लॉय नेम क्या है हमारा, राहुल, ठीक है। तो वो राहुल हमारा क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा। और इसमें दूसरी चीज आती है, दूसरी नहीं, फिफ्थ चीज आती है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, अगर मान लो मैं एम्प्लॉय आईडी दूं, ठीक है, 2 डेटा लेते, एक पहली राहुल की, दूसरी प्रियंका की। अगर मैं राहुल की आईडी दे दूं 1 to 1 एंड फिर प्रियंका की भी आईडी दे दूं 1 to 1, तो एम्प्लॉय आईडी तो कोई सिंगल ही होता है ना, कोई यूनिक आईडी होती है, तो उनको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक स्पेसिफिक की होता है जो किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए, मतलब स्पेसिफिक रो के लिए दिया जाता है, रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस में इसी यूनिक वैल्यू को हम बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, फर्स्ट इज रिलेशनल एंड सेकंड इज नो सीक्वल डेटाबेसेस, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। जब आपकी ऐसे नौकरी वगैरह लग जाएगी तो आपको पता चल जाएगा आगे, हमको आरडीबीएमएस, मोंगोडीबी, ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेसेस इज मोंगोडीबी, ठीक है। फिर हमें सीक्वल पे काम करना होता है। फिर हमारा ना स्क्रम होता है, स्क्रम मीटिंग होती है सबसे पहले हमारी। स्क्रम में क्या बताना होता है कि आज आपने क्या क्या काम किया है, कल आपने क्या क्या काम किया था, और फिर आप आने वाले कल में क्या क्या आपके प्लान्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको ना इन्हीं चीजों पे काम करना होता है, आरडीबीएमएस पे, फिर ईटीएल पे, जो कल मैंने बताया था ईटीएल क्या होता है, उस पे काम करना होता है, फिर नो सीक्वल पे काम करना होता है, ठीक है। तो ये आरडीबीएमएस क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटा है ना वो टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। हर टेबल दूसरी टेबल से रिलेशनशिप बना सकती है, ठीक है। अगर मैं मान लो अमेजोन है, ठीक है, एक कस्टमर नाम की टेबल होगी, एक ऑर्डर नाम का टेबल होगा। अब कस्टमर एक अलग टेबल है, ऑर्डर एक अलग टेबल है, ठीक है। तो कस्टमर ने जो ऑर्डर किया होगा वो क्या सिर्फ कस्टमर के डेटा से पता चल जाएगा मुझको, या उसको ऑर्डर वाले टेबल से रिलेशन बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, रिलेशन बनाना पड़ेगा, हमें ऑर्डर आईडी उठानी पड़ेगी, कस्टमर आईडी उठानी पड़ेगी, फिर दोनों को मैच करना होगा। फिर कस्टमर का डिटेल देखेंगे, फिर ऑर्डर का डिटेल देखेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया है, कस्टमर की ऑर्डर आईडी क्या है। 2 टेबल्स आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के नाम ही रिलेशन है। जब एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन बनाता है तो उसको हम कहते हैं आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेसेस। नेक्स्ट इज NoSQL database. What is exactly NoSQL database? NoSQL database अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। इनमें से जिसका नाम है MongoDB, कैसेंड्रा और Redis, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम इंस्टाग्राम के पोस्ट, कमेंट्स, इमेजेस और लाइक्स जैसे डेटा को NoSQL डेटाबेस में एफिशिएंटली स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो टेबल्स होते हैं एक दूसरे से जरूरी नहीं है कि रिलेशन बना के ही रखे, अगर होता भी है तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम के पोस्ट है,
ठीक है। अब किसी बंदे ने पोस्ट किया तो इफ आई फॉलो हिम और हर तो मुझे वो चीज दिखेगी, ठीक है, वो चीज तो दिखनी, वो जो चीज वो मेरे फीड पे तो आएगी। लेकिन अगर किसी के अकाउंट पब्लिक है तो उसने उसको किसी और स्ट्रेंजर ने उसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन स्टिल उसकी जो रील पोस्ट वॉट एवर इट इज उसके फीड पे जा रही है, तो वो आपस में कनेक्ट है? नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन स्टिल उसके फीड में उसकी रील जा रही है ना, तो दैट इज व्हाट नो सीक्वल डेटाबेस। इवन दो आपका सेमी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर हो, लेकिन फिर भी जो आपका वो डेटा वगैरह है वो आप एक दूसरे से कर सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डेटाबेस वर्सेस स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कुछ नहीं है, एक्सेल समझते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट को ही एक्सेल बोलते हैं। अगर ऐसा समझो, ठीक है, अगर 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ठीक है, तो क्या हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, 100 रिकॉर्ड्स इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन अगर 5 करोड़ रिकॉर्ड्स हो मेरे पास, तो उसमें एक्सेल का यूज कर सकते हैं? इसमें तो नहीं कर पाएंगे। 5 करोड़ रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स तो कर लिया, आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ रिकॉर्ड्स कैसे कर पाएंगे एक्सेल में? एक्सेल का भी लोड ही नहीं लेगा। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि जो एक्सेल जो होता है वो स्मॉल डेटा के लिए बेस्ट होता है, लेकिन जो डेटाबेस होता है उसमें करोड़ लाख बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस जो है हमारा लार्ज डेटा के लिए बेस्ट होता है, स्मॉल डेटा के लिए एक्सेल बेस्ट होता है, ठीक है। और एक्सेल में है ना कि सर्चिंग भी बहुत स्लो होती है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में फटाक से उसको वैल्यू दो, आपको फटाक से जवाब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसकी डेटाबेस ज्यादा सिक्योर भी होता है, ठीक है, अगर मैं जिसको परमिशन दूं वही यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में एक्सेल का लिंक तुम्हारे पास चल गया, उसको चल गया, जिसने किसी को भी भेज दिया तो वो सबके पास डेटा लीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें मान लो डेटाबेस भेजा है, तुम किसी और को भी भेज रहे हो ना, तो वो देख नहीं सकता जब तक मैं उसको परमिशन ना दूं, ठीक है। और इसमें मल्टीपल यूजर सिस्टम होता है कि एक बार में बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन से समझते हैं, ठीक है। जैसे हर दिन हम डेटाबेस का यूज करते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। कैसे करते हैं आगे हम डेटाबेस का यूज, वो भी बिना पता हुए। अगर हम एटीएम में जाते हैं, ठीक है, तो एटीएम में क्या अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो वो उसके डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? ऑब्वियसली बात है डेटाबेस पे, क्योंकि बैंक में तो 100-200 ऐसे कस्टमर्स तो आएंगे नहीं, बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे उनके पास होते होंगे अकाउंट होल्डर होते होंगे उनके पास। तो हम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, हमने पैसा निकाला तो एटीएम के पास क्या वो मैसेज गया कि हाँ इस बंदे के ये आईडी एटीएम कार्ड है, इसके ये डिटेल्स हैं, फटाक से चेक करो इसके में कितने पैसे हैं, कितने निकालने हैं, फटाफट करके दे देता है, ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? अगर किसी और कोई छोटा हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली बात है दे विल यूज एक्सेल, बट अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है वो कहाँ डेटा स्टोर करेंगे? ऑब्वियसली बात है डेटाबेस में ही स्टोर कर रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा रिकॉर्ड कहाँ से निकलता है? डेटाबेस से निकलता है। तो हम एवरेज डेली लाइफ में डेटाबेस का यूज कर रहे होते हैं अनजाने में, हमें पता नहीं होता कि डेटाबेस होता क्या है, आखिर हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, हमारा जो डेटा वगैरह होता है स्टूडेंट के डिटेल्स, अटेंडेंस, मार्क्स, या रेलवे रिजर्वेशन में टिकट के टाइम पे, या व्हाट्सएप में मैसेज और कॉन्टैक्ट्स देख लो, ठीक है। हाँ, अच्छा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर स्कूल का अटेंडेंस सिस्टम मुझे बनाना होगा तो डेटाबेस में हम कौन कौन से कॉलम्स लगा सकते हैं? अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते होंगे, उनका मुझे अटेंडेंस एक वो बनाना है, अटेंडेंस का डेटाबेस बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? I will give you, wait a minute, I'll show you. See, that's how we create a database, okay. This is for the create query, ठीक है, and this is where we have to, this is how we insert the values in the table, and this is how we access by using the select query from the database. सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम टेबल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। यू गाइस कैन ऑल्सो यूज दिस इज कॉल्ड वन कंपाइलर, ठीक है। आप यहाँ पे MySQL का इजीली यूज कर सकते हो। आई जस्ट टेल यू गाइस द डिटेल्स दैट हाउ यू शुड डू इट। सबसे पहला है कि हम टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका हमें ना क्यूरीज को थोड़ी सी कोडिंग, नॉट एग्जैक्टली कोडिंग, क्यूरीज लिखनी होती है हमें, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा क्रिएट टेबल।
अब डेटाबेस में मेरे को डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियस बात है पहले टेबल तो बनाएंगे ना, तब तो रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होता है क्रिएट टेबल, एंड फिर ये जो एम्प्लॉय वाली चीज है ना, एम्प्लॉय जो लिखा है वो टेबल का नाम होता है वहाँ पे, ठीक है। हम एम्प्लॉयज का बना रहे थे तो हमने टेबल का नाम एम्प्लॉय दे दिया। अगर हमें हमें क्या बनाना है, स्टूडेंट अटेंडेंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट, टेबल का नाम हम कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस लगता है, ठीक है, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस लगेगा, फिर एक स्टेप हम नीचे आएंगे, ठीक है। यहीं से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। एक स्टेप हम नीचे आएंगे और उसके बाद ये एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय का नाम का टेबल था तो एम्प्लॉय आईडी, लेकिन अभी हम किसके नाम का टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के नाम का। तो स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इसका जरूरी होगा, स्टूडेंट का नाम जरूरी होगा। तो कॉलम दे देते हैं स्टूडेंट नेम। और एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कि गलती से भी जब भी कॉलम बनाए हम लोग तो कॉलम के बीच में ना यहाँ पे ऐसे स्पेस नहीं देना, ठीक है, क्योंकि वो फिर स्पेस देने पे वो कॉलम का नाम में नहीं आएगा, ठीक है। वो इसकी एक वो बन जाएगी, कीवर्ड बन जाएगा इसका, ठीक है। मैंने अभी प्राइमरी की के बारे में बताया था ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट नेम जानना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम के बाद और क्या हो सकता है, स्टूडेंट का क्लास हो सकता है तो क्लास लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर, सॉरी स्पेस नहीं देना है, याद रखना, रोल नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम किस में होता है, कैरेक्टर्स में होता है, मतलब ABCD A to Z, ठीक है, A to Z। तो जब भी हम डेटाबेस में कुछ भी कैरेक्टर्स का यूज करके लिख रहे होते हैं तो हम वैरकैर, किसका यूज करते हैं, वैरकैर का। वैरकैर इज अ कीवर्ड यूज फॉर कैरेक्टर्स। स्टूडेंट नेम क्या होगा, राहुल, प्रीति, सोनू, वट एवर इट इज, तो वो सारे क्या है, RAHUL कैरेक्टर्स हैं, PRITI कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में हमेशा वैरकैर लगता है, क्या लगता है, वैरकैर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा क्लास। क्लास क्या होता है, हमारा नंबर्स में होता है, फर्स्ट क्लास में है, सेकेंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, ठीक है। तो क्लास विल ऑलवेज बी इंटीजर। 1 2 3 4 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जहां पे भी हमें नंबर्स का यूज करना होगा वहां पे हम करते हैं इंट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रोल नंबर। यहाँ पे देखो, अगर मेरा रोल नंबर 5 है तो क्या मेरे बगल वाले का 5 हो सकता है, नहीं। रोल नंबर जो किसी एक इंसान का है सिर्फ उसी का हो सकता है, उसे हम दोबारा कॉपी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ जो चीज फिक्स है वहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें फिक्स आईडी देनी है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्राइमरी की का। तो रोल नंबर हमेशा क्या होगा, इंटीजर में इंट लिख दिया हमने और साथ में क्या लिख देंगे, इंट प्राइमरी की, ठीक है। समझ में आया है यहाँ तक, इंट प्राइमरी की कर दिया और अब पैरेंथेसिस वापस यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगाते हैं हम कोलन, ठीक है, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, ठीक है, सेमी कोलन। अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। टेबल अभी क्रिएट नहीं हुआ है, टेबल का हमने नाम दिया था स्टूडेंट, हमने नेम दिया, उसका क्लास दिया, उसका रोल नंबर, ये हमने बनाया अभी तक कॉलम्स, ठीक है। एंड ये जो कीवर्ड्स हैं इनसे हमें पता चल रहा है कि उन कॉलम्स में हम कौन कौन सी वैल्यूज डालेंगे। जैसे स्टूडेंट का नेम है वो वैरकैर, उसमें कैरेक्टर्स जाएंगे। क्लास इज इंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। रोल नंबर इज व्हाट, इंट प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर एक स्पेसिफिक आईडी होती है किसी बच्चे की, वो कॉपी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड एक और चीज तुम लोग समझ लो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक और कीवर्ड बताते हैं, ठीक है, मुझे मान लो कि फोन नंबर देना होता, तुम लोगों ने एक चीज और नोटिस करी, व्हेनेवर आई एम टाइपिंग 2 वर्ड्स जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो नेम का मैंने N कैपिटल कर दिया, रोल नंबर का भी N कैपिटल कर दिया, फोन नंबर का भी N कैपिटल कर दिया। दो वर्ड्स में डिफरेंस पता करने का यही है। मैंने क्या बोला कि बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो स्पेस नहीं दे सकते तो पता कैसे चलेगा, घिसपिच हो जाएगा ना। तो जो दूसरा वर्ड होता है उसका हम पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, अपर केस में, ठीक है। एक और चीज समझाते हैं, ये इंट जो इंट कीवर्ड है वो तो होता है छोटे छोटे नंबर्स के लिए, लेकिन फोन नंबर वो 10 डिजिट्स का होता है, तो ये तो बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं बिग इंट का, इसका यूज करते हैं बिग इंट, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं। अब ये तो क्रिएट क्यूरी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। ये चीज ना आप लोग जरूर ट्राई करना घर पे जाके, वन कंपाइलर कोई भी कर सकता है आराम से, फोन पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो अगर इफ पॉसिबल, अगर नहीं है लैपटॉप तो फोन पे आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अब
इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूज को इंसर्ट। ठीक है, ये चीज ना तुम लोग लिख लो कि किस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने का क्या क्या होता है, पहले क्रिएट टेबल एंड दीज इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज, दीज थिंग्स आर मैंडेटरी। ठीक है, इन कीवर्ड्स का यूज कर बिना यूज किए तुम नहीं बना सकते हो टेबल। यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल एंड देन यू हैव टू गिव द टेबल नेम। हम कौन सा टेबल बना रहे हैं? स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं हम, तो हमने इस टेबल नाम क्या दिया था? स्टूडेंट। अब ठीक है, अब हमने ये डेटाबेस तो बना लिया, क्रिएट कर लिया। ये उसके कॉलम्स हो गए कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा, क्लास क्या होगा, रोल नंबर एंड फोन नंबर। ठीक है, अटेंडेंस में फोन नंबर का, हम अटेंडेंस के लिए बना रहे हैं ना डेटाबेस, उसमें फोन नंबर का जरूरत है नहीं, मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें पता चल सके एक और कीवर्ड के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इंसर्ट। अब हमने टेबल बना लिया, उसमें कॉलम्स डाल दिया, कॉलम्स में वैल्यूज कैसे डालेंगे? तो वी हैव टू राइट इंसर्ट। ओके, ये जो ग्रीन वाली चीज है ना, ऊपर जो मैंने ग्रीन में क्रिएट लिखा है, ग्रीन में फिर इंसर्ट और ग्रीन में फेच है, ये तुम्हें उस ये दिस इज नॉट मैंडेटरी, यू जस्ट मैंने बस यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि ये तुम्हें शो हो पाए कि आखिर यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीजें हो रही हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हम करेंगे कि डेटाबेस में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम देंगे क्या? टेबल का नाम। क्या देंगे? टेबल का नाम। हमारा टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू मतलब हम किस चीज में इंसर्ट कर रहे हैं? डेटा को किस चीज में इंसर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली टेबल में कर रहे हैं, तो वहां पे टेबल का नाम देंगे। और टेबल में इंसर्ट क्या कर रहे हैं? वैल्यूज को। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और वैल्यूज के बाद हम देते हैं पैरेंथेसिस। क्या देते हैं? ये चीज देखो, पैरेंथेसिस का मतलब हो गया स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब पैरेंथेसिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम, हमारा सबसे पहला कॉलम क्या है? कॉलम। एक चीज ध्यान देना कि कॉलम्स के हिसाब से ही हम इंसर्ट में वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि अगर हम इधर उधर करेंगे ना तो हमारा बन नहीं पाएगा डेटाबेस। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब सबसे पहले हमारा कॉलम में क्या है? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में क्या है? वैरकर। वैरकर हमेशा कैरेक्टर्स के लिए लगता है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कैरेक्टर्स का यूज करेंगे तो हम ये एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना, अब हम मान लो नाम दे देते हैं राहुल। ठीक है, नाम हमने राहुल दे दिया। देखना जहाँ पे भी नाम देखो, जहाँ पे भी नाम है, जहाँ पे भी कैरेक्टर्स है, वहां पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा है, ध्यान से ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लास। कौन से क्लास का है? राहुल 5th क्लास का है। ठीक है, नंबर्स कभी भी इंटीजर्स में हमें एपोस्ट्रोफी कॉमा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? आर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर इज हमारा 001। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? फोन नंबर। फोन नंबर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें भी वैल्यूज डाल लेते हैं। क्या नाम दे दूं? नाम क्या दे सकते हैं? चल प्रज्ञा रख लिया। ठीक है, एंड प्रज्ञा के बाद क्या है हमारा? स्टूडेंट नेम के बाद क्या है? क्लास है, क्लास कर लेते हैं। क्लास इज 6th। ठीक है, या 5th क्लास का ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अटेंडेंस बनाना है तो एक ही क्लास के बच्चों का ही रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देना है? रोल नंबर। रोल नंबर दे दिया, फिर दिया नंबर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना कि जब हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो पहला तो सबसे पहला कॉलम के हिसाब से हम उसमें वैल्यूज को डालेंगे। एंड जब ये पैरेंथेसिस जो ये चीज है, ये पैरेंथेसिस जब बंद हो जाएगा तो यहाँ पे हम लगाते हैं सेमी कोलन। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी यहाँ पे भी है क्रिएट टेबल में और यहाँ पे भी है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हम कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन जब इंसर्ट क्यूरी रन हो रही होती है तो वहां पे हम सबसे लास्ट में सेमी कोलन लगाते हैं। ओके, अब दूसरा नाम देख लेते हैं, या दो ही से चलते हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां से करते हैं रन। एरर। एरर कहाँ आ रहा है भाई हमारा? रोल नंबर इंडिकेट लाइन 2। अरे एक मिनट गाइस,
ओ यहाँ पे हमारा टेबल का नेम गलत है, स्टूडेंट। हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट वैल्यूज डेटा टाइप अब रन करते हैं। अरे अभी क्या दिक्कत आ रहा है। रोल नंबर, फोन नंबर, पिक एंड, ठीक है। एक मिनट गाइस, टेबल हमारा स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट में वैल्यूज आई हमने। फिर this is error at manual. ओ हाँ, यहाँ पे देखो मिस्टेक हमारा ये है, वैरकर में ना हमें एक वो देना होता है स्पेसिफिक वैल्यू कि हमारा जो नाम है वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है। वैरकर में ये देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वरना हमारा डेटाबेस रन नहीं करेगा, ठीक है। वही मैं कहूँ दिक्कत कहाँ आ रही है। तो वैरकर में हमारा नाम मैक्स कितने कैरेक्टर्स तक जा सकता है, 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 कैरेक्टर्स तक। अब हमारा नाम तो 15, 1 2 3 4 5, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं 15 कैरेक्टर्स से ज़्यादा। अभी भी दिक्कत हो रही है एट लाइन 14। इस वाले को हटाते हैं। अब यहाँ से करेंगे सेलेक्ट क्यूरी, एक सेकेंड। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट, वेयर सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इसको दिक्कत कहाँ पे आ रही है यार। Student values on our back end. Drop table student. Student. Unknown table sandbox student। एक अच्छा, एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ था स्टूडेंट के नाम से, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुकिएगा। नेवर माइंड, दूसरा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम से टेबल नहीं बन रहा क्योंकि आई गेस पहले से ही मेरे पास है एक टेबल जो कि स्टूडेंट नाम से, एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नाम से कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया। एम्प्लॉय आईडी उसका क्या दे देते हैं, उसका नेम दे देते हैं, एम्प्लॉय नेम, देन उसकी सैलरी दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसीलिए समझते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बिकॉज
हमारे पास पहले से स्टूडेंट का भी बना हुआ होगा, तो जिसको मैंने ड्रॉप नहीं किया होगा, मतलब डिलीट नहीं किया होगा। तो यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ हो तो आप सेम टेबल के नाम से 2 डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल में एडवांटेज हो जाता है कि अगर आपने किसी एक नाम से बना रखा है तो आप कर सकते हो उसमें, लेकिन डेटाबेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, हम एम्प्लॉय नाम से देख लेते हैं। एम्प्लॉय नाम की हमने आईडी बनाई, ठीक है, टेबल बनाया हमने, उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट, 3 उसमें हमने कॉलम्स डाले। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर होगा और प्राइमरी की होगा। ठीक है, एंड नेम है, उसमें टेक्स्ट होंगे, नल आप नहीं छोड़ सकते हो, मतलब नाम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर टेक्स्ट रखने। कैरेक्टर्स लिखने के 2 कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट इज टेक्स्ट एंड सेकंड इज वैरकर। वैरकर हम कब रखते हैं, जब हमें लिमिटेड कैरेक्टर्स को देना होता है। ठीक है, एंड वैरकर के बगल में हमेशा आपको कितने कैरेक्टर्स के अंदर नाम लिखना है वो आपको डालना होता है। लेकिन आप टेक्स्ट लिख दोगे तो टेक्स्ट के टाइम पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कैरेक्टर्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हमारा डिपार्टमेंट, कि आपका वो भी टेक्स्ट होगा, नल नहीं हो सकता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से, ये लिखना इज कंपलसरी। ठीक है, अब हमने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय, वैल्यूज डाल रहे हैं, इंटीजर हमारा प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारा इंटीजर और प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब हो गया कि सेम की किसी और टेबल की नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं, 001 इसका है, अगर मैं इसका 001 इसका भी कर दूं, ठीक है, एंड फिर जाके मैं इसको करूं रन, देखो एरर आ गया ना, क्या लिख दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी, जो प्राइमरी की है हमारा एम्प्लॉय का, उसका डुप्लीकेट एंट्री हो गया है, यानी कि हम प्राइमरी की जो है उसका डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करूं मैं, ये देखो आ गया ना, मैंने नाम क्या डाला था, क्लार्क, देव और एवा, सेकंड वाले का क्यों नहीं आया, 101 एम्प्लॉय आईडी 12, चलो देखो यहाँ पे तुम्हें टेबल दिख रही है, ये वाली चीज हमने क्या डाला था, सबसे पहला वैल्यू क्लार्क था, फिर उसका डिपार्टमेंट क्या था, सेल्स, एंड उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है 1, 0 नहीं लिया इसने आगे, क्योंकि किसी भी नंबर से आगे 0 लगा उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एवा था, एवा का कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स, उसका भी है। ठीक है, देखो सेल्स जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट था ना, यहाँ पे हमने प्राइमरी नहीं लगाया है, तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, एंड एक बात बताओ मुझे कि ये जो डेव है, ठीक है, हमने जब इसको रन किया तो यहाँ पे सिर्फ क्लार्क और एवा का नाम क्यों आया, डेव का नाम क्यों नहीं आया, बताओ। देखो हम यहाँ से यहाँ, ये फेच वाली जो चीज है ना, ये बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, एंड इट इज द मेन थिंग इन द डेटाबेस, यहीं से आप किसी भी तरीके के डेटा को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट, ये स्टार जो क्यूरी है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल नेम एंड वेयर, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देखो, अगर मुझे पूरे के पूरे डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है, इसमें देखो अब तीनों के नाम आ गए, क्लार्क के नाम आ गए, डेव का नाम आ गया और एवा का भी नाम आ गया। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि देखो हमने पहले टेबल बना लिया, फिर उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो ये सेलेक्ट वाली चीज है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम इससे, इस क्यूरी से हम पूरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं वही इसके जगह पे लगा दूं वेयर, ठीक है, मतलब मुझे कुछ स्पेसिफिक चाहिए, स्पेसिफिक में क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट हमारा क्या है, सेल्स। और एक चीज याद रखना कि जब भी कहीं हम वैल्यू डाल रहे होंगे ना, वैल्यू डाल रहे होंगे, वहां पे अगर कोई भी कैरेक्टर में आ रहा है, कैरेक्टर में देखो जहां पे भी नाम से ना, यहाँ पे भी देख लो, सेलेक्ट क्यूरी में भी देख लो, जहां पे भी कैरेक्टर्स में नाम आ रहे हैं वहां पे हमने एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया है। और नंबर से मुझे मतलब नहीं है, नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, नंबर में नहीं लगता एपोस्ट्रोफी कॉमा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्यूरी क्या दी, पहले हमने क्या बोला, पहले पूरा हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं, बस इसको ऐसे सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या है, एम्प्लॉय, हमने इसको कर दिया रन। ठीक है, तो हमारा देखो सारा डेटा आ गया जो भी हमने डाला था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट, हमारा डेप्थ क्या है, डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने क्या दिया है, सेल्स, यहाँ वेयर लगाते हैं, फिर कॉलम का नाम देते हैं। अगर हमारे कॉलम के नाम से उसको वो करना है, क्लीन करना, मतलब कॉलम्स के नाम से हमें उसे एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम देते हैं। अगर मैं दे दूं कि वेयर नेम इज इक्वल टू क्लास, मैं यहाँ पे कर दूं नेम, ठीक है, एन, एक मिनट,
नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दूँ क्लार्क, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया हमारा, नेम के हिसाब से आ गया ना, एक ही नाम था क्लार्क, क्लार्क नाम का बंदा एक ही था, तो ये आ गया। तो हम अगर स्पेसिफिक कॉलम से रोज का निकालना होता तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर स्टार, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम एंड वेयर, कहाँ से हमें निकालना है। कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम का नाम हमने नेम दिया, और कौन से बंदे का नाम क्या होना चाहिए जिसे हमें एक्सेस करना है, तो क्लार्क, तो बस क्लार्क आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे बस सेल्स, जो सेल्स के बंदे हैं मुझे वही चाहिए, तो सेल्स के बंदों को एक्सेस कर लेते हैं, रन कर लिया, ये देखो तो सेल्स वाले बंदे तो वही आ गए, ठीक है। तो अब लास्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट इज हमारा रियल, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज हमारा जो रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो होता है, और जो समरी हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे डेटाबेस का क्या होता है। देखो एक बात बताओ, तुम लोग ना एक काम करना, ठीक है, बहुत इजीली में बता रहे हैं कि वन कंपाइलर खोलना, ठीक है। चाहो तो चैट जीपीटी से भी जाके तुम एक टेबल उठा सकते हो, ठीक है, मतलब उसको बोलना है कि मुझे एक टेबल दे दो, एक या किसी एम्प्लॉय नाम की आईडी, मतलब मुझे वहां से टेबल उठा लेना, ठीक है, डिटेल्स उठा लेना कि उसमें क्या क्या, एक टेबल का नाम बता दूं उसको, और उसमें कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज बता दो, वहां से टेबल का नाम, कॉलम का नाम और उसकी वैल्यूज उठा लेना, और ये वन कंपाइलर पे आना, ठीक है, एंड वहां से आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्रिएट टेबल, ये चीजें छोटा ही स्टार्ट करना है, ठीक है, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पहले 5 वैल्यूज लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ, तो ये डेटाबेस आज हमारा खत्म होता है, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, एंड डेटा इंजेक्शन जो है उसे भी रिवाइज करते रहना, ये नहीं कि कल डेटा इंजेक्शन पढ़ा, आज डेटाबेस पढ़ा तो डेटा इंजेक्शन भूल गए या डेटा इंजेक्शन को छोड़ दिया। देखो गाइस, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, ये आपको आगे चल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये चीजें ना हमें कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये रियल लाइफ चीजें जो आई एम टीचिंग यू गाइस, ठीक है, यही चीजें जो होती हैं हमें इंडस्ट्री में आगे काम आती है, इन्हीं पे हमें काम करना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग का दिन अच्छा जाए, आज का क्लास बस इतना। थोड़ा सा 2 मिनट